हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका होस्ट दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ बची हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी की। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि आखिरकार जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड रहता है, उनके अंदर आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, और आयनिक रेडियस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला फिनोमिनन, जिसको हमने पेनिट्रेशन और शील्डिंग इन दोनों इफेक्ट की मदद से समझा था। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बाकी बची हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका मेन होने वाला है एक तो होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर होगा मैग्नेटिक नेचर, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एलॉय फॉर्मेशन के बारे में। सो मेक श्योर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे और हर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को और रिएक्शन को आपको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए जल्दी से नोटबुक निकालिए और हेडिंग लगाइए ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जी क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन इसका सरल है, स्पष्ट है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे का रीजन क्या है। आपको अगर ध्यान हो, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी n-1d 1 से 10 एंड ns1 से 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने आपको स्ट्रिक्टली ये बताया था कि n-1d और ns के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये काफी कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से या एक सबशेल से दूसरे सबशेल तक ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, मान लो स्कैंडियम है मेरे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है। ये मेरे पास 3D सीरीज है, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। यहां पे जैसे जैसे आप सेंटर में आते जाओगे, जैसे जैसे सेंटर वाले एलिमेंट्स की आप बात करोगे, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी हाई होती है। मतलब आपने सुना होगा क्रोमियम आपका +6 तक एग्जिस्ट करता है और मैग्नीज आपका +7 तक एग्जिस्ट करता है। स्कैंडियम की बात की जाए तो स्कैंडियम सिर्फ +3 तक ही एग्जिस्ट कर सकता है और जिंक आपका +2 ही शो करता है मेनली। मतलब अगर बात की जाती है सेंट्रल एटम्स की, तो जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज। और अगर बात की जाती है लेफ्ट टू राइट जाते जाते, तो लेफ्ट टू राइट जब मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊंगा तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटने लगती है। स्कैंडियम इकलौता ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, विच इज द +3। बाकी अगर बात करता हूं टाइटेनियम से लेकर जिंक तक, तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल आपके शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है ट्रांजिशन मेटल्स में या सूडो ट्रांजिशन मेटल्स में, वो होती है +2। क्या होती है? +2 होती है। पर स्कैंडियम सिर्फ +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर बात करता हूं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3d2 था और हमारे पास 4s2 था। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है या एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपने एक्साइट करा दिया है, तब जाके आप यहां पे +2 बना पाएंगे या +3 बना पाएंगे या मैक्सिमम आप बना सकते हैं यहां से +4। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करेंगे, मतलब जो मिडल वाले ट्रांजिशन एटम्स हैं ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है 3D सीरीज का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो आंसर क्या होगा? मैंगनीज होगा, जो कि +7 दिखाता है। अगर आपसे एग्जामिनर यह सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है पूरे डी ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो आंसर आएगा रोडियम एंड ऑस्मियम। क्या बोला मैंने? रोडियम होता है एक RH और एक आपके पास ऑस्मियम, ये दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, विच इज +8। ऑस्मियम का एक कंपाउंड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कि सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता है। मैं नाम पूछ रहा हूं किसका? OSO4 का, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +8। कितनी होगी? +8 होगी।
अब अगर बात की जाती है बाकी बचे हुए एलिमेंट्स की, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे निकल है या आयरन है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, एक बार बोर्ड पे देखिए। अगर मैं बात करता हूं आयरन की और निकल की, तो मेजॉरिटी ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। ये कब दिखाएंगे, जब ये फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि जो जनरली आयरन होता है वो टेट्रा कार्बोनिल या पेंटा कार्बोनिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द पेंटा कार्बोनिल सिस्टम। अगर निकल की बात की जाती है तो निकल आपका एग्जिस्ट करता है NiCO4 में, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं एसिडी मिक्सिंग के कारण। तो बेसिकली यहां तो एसिडी पेयरिंग के कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है टेट्राहेड्रल, और यहां पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज जीरो, क्योंकि CO तो न्यूट्रल होता है। सिमिलरली आयरन की बात की जाती है तो आयरन के केस में भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी दैट इज जीरो, क्योंकि जो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज बेसिकली अ न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड है जी, वो न्यूट्रल लिगेंड है। अब आपको यह सवाल दिमाग में आ ही रहा होगा कि CO ने ऐसा क्या ही किया है कि वो आयरन पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाए हुए है। याद करो कोऑर्डिनेशन का कार्यक्रम। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि जो CO आपका लिगेंड है दैट इज बेसिकली पाई एक्सेप्टर। एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सिग्मा डोनर तो है ही। सिग्मा डोनर के साथ साथ ये पाई एक्सेप्टर भी है, जिसके कारण ये आयरन के ऊपर क्या करता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करके रखता है। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा अगर बात की जाती है, जैसा हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा था, पी ब्लॉक में मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे टॉप टू बॉटम, आपकी जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो तो बढ़ा करती थी, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती थी। रीजन क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट था। अगर बात करता हूं डी ब्लॉक की स्पेसिफिकली, तो 3D से 4D या 4D से 5D तक जाते जाते अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और लोएस्ट की घटेगी। रीजन क्या है, रीजन है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी यानी CFSE, जिसकी चर्चा हम लोग कोऑर्डिनेशन में डिटेल में करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है, जो डेल्टा O का पैरामीटर होता है, जो T2G और EG ऑर्बिटल को डिफरेंशिएट करता है, जो एनर्जी गैप है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल। जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बढ़ेगी ही। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में या इन जनरल अगर बात करते हैं पूरे पी ब्लॉक के ग्रुप 13 से लेके 18 तक, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वहीं डी ब्लॉक के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ड्यू टू CFSE या डेल्टा O की वैल्यू। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब बात करते हैं एक बार टाइटेनियम की, क्योंकि टाइटेनियम मैंने कहा एक तो +4 में एग्जिस्ट करता है जी, एक आपका एग्जिस्ट करता है वो +2 में, और एक वो एग्जिस्ट करता है +3 में। तो इन जनरल ये आपको ध्यान रखना है कि जो टाइटेनियम का +4 वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के मुकाबले ज्यादा होती है, टाइटेनियम 2 और टाइटेनियम 3 के प्रेजेंस में। अगर बात करता हूं कॉपर की, तो कॉपर भी जो +2 स्टेट में रहता है दैट इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर और एज कंपेयर टू कॉपर +1। मतलब जो क्यूप्रिक होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्यूप्रस। इन जनरल कैसी रिएक्शन देखने को मिलती है, अगर आपके पास सपोज कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इन जनरल वो डिसप्रपोर्शनेशन अंडरगो करता है, डिसप्रपोर्शनेशन अंडरगो करता है, जिसके कारण कॉपर बनता है, साथ में कॉपर +2 स्टेट में बनता है। आपको पता है डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। क्या है चंपू, ऑक्सीडेशन है। अगर बात करता हूं कॉपर +1 से कॉपर की, तो ये तो रिडक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन एक ही एटम का हो रहा है, रिडक्शन भी उसी एटम का हो रहा है। तो मतलब दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन के कारण कॉपर +2 क्योंकि ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर +1, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाया करती है। अब आपके दिमाग में दो सवाल यहां पे आ रहे होंगे। पहला सवाल क्या होगा कि सर कॉपर से जब कॉपर +1 में जाएंगे और कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से। दिस इज IE1 एंड दिस इज IE2,
तो ज्यादा स्टेबल तो +1 होना चाहिए था, क्योंकि इस तक पहुंचने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज्यादा है। इतनी बात तो है, मैंने कहा बिल्कुल है, पर यहां जो मेजर फैक्टर काम करता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब अगर कॉपर +2 एक्वा स्टेट की बात की जाए तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कॉपर +1 से कहीं ज्यादा है। आपको हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला भी पता होगा, क्या होता है जी? हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज होता है। अब मुझे खुद ही बताओ, हाइड्रेशन में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है दैट इज चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। मतलब जो कॉपर प्लस टू की जो डेल्टा एच हाइड्रेशन की वैल्यू है, क्या है? डेल्टा एच हाइड्रेशन की वैल्यू है, वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर +1, एज कंपेयर टू कॉपर +1, जो कि इस इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी को भी कॉम्पनसेट कर देती है। मतलब यहां जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज तब होगी जब कॉपर +2 आपका हाइड्रेट हो जाएगा और जो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन योर IE2। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कहीं ज्यादा है, जिसके कारण जो आपका कॉपर +1 है वो डिस्प्रपोर्शनेशन अंडर को करता है और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या कि अगर लेफ्ट टू राइट में जाऊंगा पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप में जाऊंगा तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज इन द CFSE। जो आयरन है और जो निकल है वो इन जनरल आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने है। उसके बाद मैंने क्या चर्चा की कि टाइटेनियम +4 में ज्यादा स्टेबल है और कॉपर +2 में। कॉपर +2 का ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है? इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये तो बेसिकली पैरामीटर वो थे जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के थे। अब इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, या पहले तो इसी बात की चर्चा कर लेते हैं कि यहां पे इधर देखो, बोर्ड पे देखो, यहां पे जैसे ही मैंने कहा कि क्रोमियम और मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल तो आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो मैं पूछ लेता हूं, सर अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एटम इनके साथ इन्वॉल्व होंगे जो कि उनको इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। और उन मजबूर करने वाले दो ही तरह के एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में आते हैं, एक तो फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन। दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। याद करो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में यही फ्लोरीन और ऑक्सीजन थे जिन्होंने जिनोन से भी कंपाउंड बनवा लिया था। जिनोन जो कभी इनर्ट हुआ करता था, जो हिमालय में तपस्या करने चला गया था, जिनोन जिसने मोह माया को सब कुछ त्याग दिया था, यही फ्लोरीन और ऑक्सीजन है जिसने जिनोन को भी मजबूर कर दिया था बॉन्ड बनाने के लिए। ये तो फिर भी मैंगनीज और क्रोमियम ही है। तो जनरली जो आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे वो या तो मैंगनीज के ऑक्साइड्स होंगे या फिर इनके फ्लोराइड्स होंगे, क्योंकि वो ही दो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक तो एग्जांपल अभी आपको दिया, अरे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड देखो, OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में कौन है साथ में? ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जो कि इसको +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले गया। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो जनरल आपको इनके कंपाउंड देखने को मिलेंगे वो या तो फ्लोराइड्स रहे होंगे या ऑक्साइड्स रहे होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं कि MnO4 आपने देखा है, MnO4 नेगेटिव की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड है। साथ में Cr2O7 आप 2 नेगेटिव आपने देखा है, या K2Cr2O7 आपने देखा है, ये भी इसका ऑक्साइड है। मतलब क्रोमियम को इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाने में अहम योगदान किसका रहेगा? या तो ऑक्साइड्स का या फिर फ्लोराइड्स का। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब कई बार क्या सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, वो इन सभी ऑक्साइड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर को आपसे कंपेयर कराता है। इस टाइप के सवाल आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे। वो जनरली क्या करता है, कुछ ऑक्साइड्स आपको लिख के देगा ट्रांजिशन मेटल्स के, और उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर कराएगा। तो हम देखेंगे कि उनको कंपेयर कैसे करते हैं। एक दो रूल हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहले इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर ले अच्छे से नोटबुक में। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना सीखेंगे। उसके बाद कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम लोग चेक करेंगे। सही है, जल्दी से छापो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करने वाले हैं। आपके सामने मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, इन दो एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके के सवाल एग्जामिनर आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ सकता है। उसने क्या कहा, आपको उसने 3 ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड दिए हैं और यह पूछा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर में आपको अरेंज करना है। कभी भी इस टाइप के सवाल आपको नजर आए तो सबसे पहला काम आपको करना है, इन सभी ट्रांजिशन मेटल्स की आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करो। आइए करते हैं। MnO4 नेगेटिव, आपको पता है मैंगनीज यहां पे +7 में रहेगा, दिस इज +7, यहां क्रोमियम +6 में होगा और यहां पे आपका वेनेडियम +5 में रहेगा। अब सिंपली क्या करना है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, बिल्कुल ध्यान से लिख लेना इसको, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होने वाली है। अब ज्यादा किसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO4 नेगेटिव की, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छी होगी। उसके बाद होगी CrO4 नेगेटिव या K2CrO4 की, उसके बाद होगी VO4 3 नेगेटिव की। अब अगर इस वाले सवाल पे देखा जाए, इस वाले सवाल में क्या है, देखो मैंगनीज कौन सी स्टेट में बैठा है, +7 में ही है, यहां पे +7 में है, यहां पे किस में है, ये +6 में है, क्योंकि यहां तो 2 क्रोमियम है और 2 क्रोमियम जैसे ही आएंगे वहां तो नंबर डिफाइंड होगा, एवरेज निकालेंगे दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो कि निकल के आएगा आपका +6। और VO2+ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो आपकी स्टेट निकल के आएगी दैट विल बी X-4 इज इक्वल टू +1, +1 + 4 मतलब निकल के आएगी आपकी यहां पे +3। कितनी निकल के आएगी, +3। ज्यादा किसकी है, मैंगनीज की है, तो ऑब्वियसली ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगी, तो ये ऑर्डर आपका रहने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम देन ऑक्सीडाइजिंग पावर increases along the period। तो ध्यान रखना है आपको। अगर मान लो सबसे पहले तो यही रूल लगाना है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल की सेम आ रही है तब जाके आपको सेकंड रूल अप्लाई करना है, विच इज इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम देन ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। लेफ्ट टू राइट तक जाते जाते आपका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, वो इंक्रीज करेगी, पर वो तभी लगाना है जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल की आपकी सेम हो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये तो हमारे पास कार्यक्रम था ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अब यहां से जिस टाइप के सवाल अब आ सकते हैं आपके, वो आ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंटायरली होती है आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के ऊपर। आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। अगर आपके पास M2+ से मेटल तक का एक रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं, देखो E0 गिवन है आपको M2+ से M तक का। अगर इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, क्या है जी, पॉजिटिव है, आप देख पा रहे हो मेटल 2+ से मेटल में जा रहा है, मतलब मेटल का यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर मेटल का यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब मेटल उतना खुद रिड्यूस होना चाहेगा। अगर मेटल उतना खुद रिड्यूस होना चाहेगा मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मतलब अगर E0 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तब मेटल आपका काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब अपना तो रिडक्शन करना चाहेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर E0 की वैल्यू M2+ से मेटल तक की आपकी नेगेटिव आ रही है,
तो ये किसके तरह काम करेगा? ये काम करने वाला है आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और सामने वाले का रिडक्शन करना चाहेगा। अब एक सवाल जो यहां पर रिपीटेटिवली पूछा जाता है वो क्या है? अक्सर ये पूछा जाता है कि क्रोमियम 2+ और मैंगनीज जो 2+ है उन दोनों की ही D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान दो, क्रोमियम +2 का मतलब क्रोमियम की क्या होती थी? S1D5 है, तो क्रोमियम +2 बनाना है मतलब क्या होगी? D4 होगी। मैंगनीज 2+ का मतलब D4 है, मतलब इन दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D4 है तो ऐसा क्यों है कि क्रोमियम आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और मैंगनीज आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सोचना चाहोगे? क्या प्रेडिक्ट करोगे आप? रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, विच इज D4। एक तो आपका काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एक आपका काम कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सवाल क्या है? आइए बोर्ड पे देखिए। अगर मैं पहले बात करता हूं क्रोमियम की, क्रोमियम +2 की मैं बात करता हूं। क्रोमियम +2 को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है, मतलब सामने वाले का तो रिडक्शन कराना है और अपना क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। अगर अपना ऑक्सीडेशन कराना है मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना है या इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। अगर क्रोमियम 2+ से मैं इसको +3 में ले जाऊं, सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द ऑक्सीडेशन। ये क्या है जी? ऑक्सीडेशन है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ होगा। अगर मैं बात करता हूं क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या है चंपू? एक बार बोर्ड पे देखिएगा क्या होगी। यहां से D4 होने वाला है, अभी बताया 3D4 है। अगर क्रोमियम +3 की बात मैं करने जाता हूं तो क्रोमियम क्या होता है? S1D5 है, S1D5 है। क्रोमियम +3 का मतलब है S1 में इलेक्ट्रॉन एक चला गया, बाकी D5 में से 2 आपने उड़ा दिए तो बचा D3, मतलब क्या बचा? 3D3 बचा। और आपको पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो अक्सर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। मतलब अगर क्रोमियम के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन में भी, जब हम लोग CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा या हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो जो d ऑर्बिटल होते हैं वो बेसिकली 2 फैक्टर में स्प्लिट हो जाते हैं, Eg और T2g। इस तरह के डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास 5 d ऑर्बिटल है, जैसे ही 5 d ऑर्बिटल की आप बात करोगे, दिस इज Eg और ये आपका T2g है, इसको बोला जाता है T2g। ये T2g ऑर्बिटल है, ये Eg ऑर्बिटल है और ये इनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज डेल O। क्या है जी? ये डेल O है। अब अगर आपको 3D3 में भरने हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा। मतलब 3D3 जैसे ही वो गेन करेगा, जैसे ही क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा, इट विल एक्वायर एन 3D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से T2g आपका हाफ फिल्ड होगा। अगर T2g आपका हाफ फिल्ड है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। तो यही कारण है कि क्यों क्रोमियम 2+ क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि T2g हाफ फिल्ड है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब चर्चा करते हैं हम लोग किसकी? मैंगनीज की। मैंगनीज के बारे में देखते हैं। आओ, अगर मैंगनीज की मैं बात करता हूं Mn2+, तो ये Mn जो 2+ है ये कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करना चाहता है, तो खुद क्या होना चाहेगा? रिड्यूस होना चाहेगा। मतलब ये कन्वर्ट होगा आपका Mn+ में। किस में कन्वर्ट होगा? Mn+1 में कन्वर्ट होगा। अगर Mn2+ की चर्चा की जाए तो Mn2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S2D5। क्या है जी? S2D5 है। आइए बोर्ड पे देखिए, S2D5 होता है मैंगनीज। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए तो ये क्या बन गया आपका? ये बना आपका D4। यहां चर्चा कर रहे हैं हम लोग मैंगनीज +3 की, इसको +3 बना लेना, दिस इज +3। ये आपका क्या है जी? +3 है, सही है। अगर बात की जाती है मैंगनीज +3 की तो मतलब क्या चर्चा हो गई? D4 की चर्चा है। अब मैंगनीज +2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये D5 है। क्या है? D5 है। आपको पता है जैसे D5 के इलेक्ट्रॉन आप T2g और Eg में भरोगे, 3 तो आपके T2g में है और 2 आपके Eg में है, जिससे आपको एक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। फुल्ली फिल्ड इन द सेंस T2g आपका हाफ फिल्ड होगा और Eg भी आपका हाफ फिल्ड होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी वहां पे बढ़ने लगेगी। तो यही कारण है कि क्यों क्रोमियम +2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है।
औरों को रिड्यूस करता है, अपना ऑक्सीडेशन करता है। और क्यों मैंगनीज प्लस 3 एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद का रिडक्शन करता है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलर टॉपिक से, ऑक्सीडेशन स्टेट से। सही है, तो इनको आप बखूबी नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज द मैग्नेटिक नेचर। सही है, छापो जल्दी से। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी है अगली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज द मैग्नेटिक नेचर। तो एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। अगर बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की, तो पहली बात तो यही समझना जरूरी है कि मैग्नेटिज्म होता क्यों है। सपोज करो आपके पास एक मेटल है या एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आइए मैं एक बार बोर्ड पे समझा देता हूं। सपोज करो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। इस ऑब्जेक्ट पे आपने इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई किया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। अब सपोज करो जो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक होगी, क्योंकि जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए हो तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अगर वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये म्यू एच है, अगर वो सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली ये ऐड हो जाएंगे। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी दोनों ऐड हो जाएंगी। अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने लगेगा। कैसे अट्रैक्ट हुआ कि इन जो अप्लाइड तो थी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुई, और अगर इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों ऐड होंगी। अगर दोनों ऐड होंगी तो इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने लगेगी। अब मान लो एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में लाइन हो जाएं। दूसरी ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने अप्लाई किया है, दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकली हो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट आपका अट्रैक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट आपका रिपेल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक बोलते हैं इनको, पारामैग्नेटिक। और ये आपके होते हैं डायामैग्नेटिक। क्या होते हैं जी? डायामैग्नेटिक। मतलब डायामैग्नेटिक ऐसे टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको जब एक्सटर्नल फील्ड में लेके जाया जाएगा तो वो बेसिकली रिपेल होगा, क्योंकि यहां पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच की जो वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज एंटी पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से आपको यहां पे रिपल्शन फेस होगा। क्या फेस होगा जी? रिपल्शन फेस होगा। वहीं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लाइंड हैं तो आपको यहां पे अट्रैक्शन फेस होने वाला है। क्या होगा? अट्रैक्शन फेस होगा। तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और ये आपके पास है डायामैग्नेटिक। अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको भी हम लोग दो फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। आइए एक बार बोर्ड पे देखिए, ये रहा मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक होता है उसको जनरली हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है? पहली कैटेगरी होती है आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और एक आपका होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है जी? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आइए एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। आपने देखा हुआ है कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिटल है, सही है। ये जब ऑर्बिटल है यहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले मोमेंट का नाम हमने दिया है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एक तो ये चक्कर न्यूक्लियस के चारों ओर लगा रहा है,
दूसरा क्या कर रहा है, ये दूसरा अपने एक्सिस के अलोंग भी घूम रहा है। जैसे आपने सुना है बीच में सन है, धरती चारों ओर चक्कर लगा रही है। एक तो धरती चारों ओर चक्कर लगा रही है, दैट इज बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और एक वो अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन कर रही है, अपने एक्सिस के अलोंग वो स्पिन भी करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। और जो इस स्पिनिंग से मैग्नेटिक मोमेंट निकल रहा है दैट इज नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कैसा है जी? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। और बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज तक आपने ये बात सुनी होगी, पता नहीं भी सुनी होगी, कि असल में हम लोग हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट के सब्सटेंस वही होते हैं जिसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर आज से वो बात भूल जाओ, पूरी बात हम लोग नहीं पढ़ते। अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस चाहिए फॉर द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस चाहिए। पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे KMnO4 के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। यहां पे जो मैंगनीज है वो +7 में है, और +7 में होने के बावजूद ये क्या है? D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी, अरे बड़ी भयंकर बात है रे ये, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि जो KMnO4 है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए हमें चाहिए होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। और आपने असल सुना होगा कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैलकुलेट करते थे तो हम लोग वहां पे स्पिन ओनली वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। क्या फॉर्मूला था? यहां पे लिखते थे μSO था। μSO, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, SO का मतलब स्पिन ओनली, दैट इज इक्वल टू √of n into n+2 बोहर मैग्नेटॉन। क्या? बोहर मैग्नेटॉन, वेयर योर n represents नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आएगा तो इन जनरल वो सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू आपसे पूछेगा, उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के कंट्रीब्यूशन को आपको काउंट नहीं करना। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, जो 3D ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके लिए जनरली ऑर्गेनिक मेटेलिक मोमेंट, या सॉरी ऑर्गेनिक कह रहा हूं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्वेंच्ड हो जाता है। एक क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमिना होता है, इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग हो जाती है वहां पे। तो इन जनरल उस पैरामीटर को हम लोग कंसीडर नहीं करते, हम लोग कंसीडर करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को, विच इज n into n+2 का रूट एंड बोहर मैग्नेटॉन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस चाहिए तो सही, पर किसके लिए चाहिए? फॉर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए किसी भी टाइप का अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। एग्जांपल आपके सामने है KMnO4। क्या है? KMnO4। सही। अब यहां से जो सवाल बनते हैं वो बहुत सरल होते हैं। आपको जनरली क्या दे देगा? कोई भी आपको ये दे देगा कि कोई भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, बताओ उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। इस टाइप के सवाल कोऑर्डिनेशन में भी हम लोग काफी ज्यादा करते हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण करा देता हूं, इधर बोर्ड पे देखो। सपोज करो एग्जामिनर ने कहा कि एक मेरे पास मेटल है जो कि +2 स्टेट में है और उसकी जो Z की वैल्यू है वो 27 है, एटॉमिक नंबर उसका 27 है। बताओ, कैलकुलेट μSO को कैलकुलेट करो। आपको पता है Z 27 किसका होगा? कोबाल्ट का होगा। कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। अगर कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर है तो S2D7 है, S2 आपको उड़ाने हैं तो बचा D7। क्या बच गया? कोबाल्ट +2 क्या बच गया? कोबाल्ट +2 है आपके पास 3D7 है, और 3D7 को आपको डब्बे में बस भरना है। ये आपके पास 3D ऑर्बिटल है, 1 2 3 और 4। ये आपके पास है 4s, दिस इज 3D एंड दिस इज 4s। आओ इलेक्ट्रॉन को भरें। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? यहां से n की वैल्यू 3 आ गई। अब μSO का फॉर्मूला क्या है जी? n into n+2 का रूट, और n की वैल्यू है 3, तो 3 into 3+2 कितना होगा? मैथ आपका तेज है, तो 3 into 3+2 5, √15 यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ गई। कितनी आ गई? √15। √15 इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और एक बात और ध्यान रखना,
जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि म्यू जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर एन पे डिपेंड कर रहा है आपका म्यू तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। और एक और जुगाड़ मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं। देखो, अगर सपोज करो आपके पास किसी भी मेटल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगी। एक बार एनसीईआरटी खोल के चेक भी करना। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2 है या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग होगा। जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका 3 पॉइंट समथिंग होगा। जिसके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो इन वैल्यूज की हेल्प से या इन शॉर्टकट की हेल्प से आप अगर एग्जामिनेशन में आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन में से या डी ब्लॉक में से तो आप बिल्कुल आसान से मतलब आराम से कर सकते हो। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारे पास चर्चा थी किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सही है? अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। कि आखिरकार जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस हैं या ट्रांजिशन मेटल्स के जो एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं, वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो जनरली कलर्ड नेचर के होते हैं। तो आपने कभी भी ये सुना है कि जो कलर का मेन रीजन क्या है? कि अगर सपोज करो आपके पास एक एनर्जी लेवल है E1, एक एनर्जी लेवल E1 है जी, और एक एनर्जी लेवल E2 है। अगर E1 एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने एक रेडिएशन को स्ट्राइक करा दिया, एक रेडिएशन को स्ट्राइक कराया, इस रेडिएशन की जो एनर्जी है दैट इज hc बाय लैम्डा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा और जब वापस ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसी एनर्जी को ये इमिट आउट कर देगा, इसी एनर्जी को इमिट आउट कर देगा। अगर ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या फिर इमिटेड एनर्जी आपकी विजिबल रेंज में लाई कर जाती है तो इन जनरल कॉम्प्लेक्सेस हमें कलर्ड दिखते हैं। कोई भी मेटल, कोई भी एटम हमें कलर्ड दिखता है। अगर ये विजिबल रेंज में लाई नहीं करता, अगर ये विजिबल रेंज में लाई नहीं करता तो बेसिकली क्या होगा? कंपाउंड हमें कलरलेस दिखेंगे। तो इन जनरल जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड नेचर के होते हैं, क्योंकि यहां पे एक फिनोमिनन काम करता है विच इज डी ट्रांजिशन। क्या होता है जी? डी ट्रांजिशन। डिटेल में चर्चा की कोऑर्डिनेशन में की जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में ज्यादा समझने में मजा आएगा। तो डी ट्रांजिशन एक रीजन है कि क्यों आपके कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। मेन रीजन तो यही है कि आपके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में वो ट्रांसफर होते हैं। अब यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, जिनके आपको कलर थोड़े से ध्यान रखने हैं, जिसकी एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं याद रखने की। आइए बोर्ड पे देखिए। अगर आपके पास सपोज करो कोई भी ट्रांजिशन मेटल है जो कि +3 स्टेट में है, कैसा? स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। जनरली इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कलर एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। तो एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, इसलिए देखो, कोपू, गया, गांव, वहां से यादें लाया। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कलर कैसे। देखो, को का मतलब क्या होगा? यहां पे कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस। पू का मतलब क्या है? पर्पल। क्या है? पर्पल। गया और गांव दोनों क्या होंगे? ग्रीन, दोनों ही ग्रीन होंगे। वहां का वी से क्या रख सकते हो? वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर का होगा। उसके बाद एल से याद रख सकते हो आप येलो। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। कोपू, गया, गांव, वहां से याद लाया, मतलब स्कैंडियम का कलर कलरलेस होगा। स्कैंडियम का जो आपके पास एक्वा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, वो आपका कलरलेस होगा। टाइटेनियम का आपका पर्पल होगा, वेनेडियम का ग्रीन, क्रोमियम का ग्रीन, मैंगनीज का आपका वॉयलेट और आयरन का आपका येलो होगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी के कलर क्या करने हैं? याद रखने हैं। अब एक सवाल यहां पे कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जो टाइटेनियम +3 है वो तो आपका कलर्ड होता है। Why टाइटेनियम +3 इज कलर्ड एंड टाइटेनियम +4 इज कलरलेस? रीजन क्या होगा इसका? एक बार थोड़ा सोचने की कोशिश करो। सवाल मैंने आपको दिया है कि टाइटेनियम +3 तो आपका कलर्ड है। अभी देखा ना, टाइटेनियम +3 कलर क्या होता है? पर्पल होता है। टाइटेनियम +3 तो आपके पास कलर्ड है, पर टाइटेनियम +4 का जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास कलरलेस है। रीजन क्या है? रीजन यहां पे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए बोर्ड पे मैं समझाता हूं। देखो,
टाइटेनियम है, टाइटेनियम का क्या होगा 3d2 4s2 है। टाइटेनियम जब आप +3 बनाने जाओगे तो क्या निकला 3d1 निकला, और टाइटेनियम +4 का मतलब है 3d0, मतलब टाइटेनियम +4 में कोई डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है तो किस तरह का ट्रांजिशन, अभी कहा मैंने, यहां पे आपके लिए देखा जाता है डीडी ट्रांजिशन। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बात की जाती है डीडी ट्रांजिशन की। वो डीडी ट्रांजिशन तभी तो होगा जब इस वाले लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो काय की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो रिलीज करेगा। अब टाइटेनियम +3 में एक डी इलेक्ट्रॉन आपके पास है, पर टाइटेनियम +4 में किसी भी टाइप का आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि विजिबल रेंज में लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सके या विजिबल रेंज में लाइट को एमिट आउट कर सके। मतलब टाइटेनियम +4 आपका कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि यहां पे नो डीडी ट्रांजिशन, नो डीडी ट्रांजिशन। तो इस बात को ध्यान रखना जी। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि वाई टाइटेनियम +4 इज कलरलेस, तो रीजन क्या होगा ड्यू टू नो डीडी ट्रांजिशन, मतलब डीडी ट्रांजिशन वहां पे नहीं है जिसकी वजह से टाइटेनियम +4 आपके पास कलरलेस नेचर का होता है, पर टाइटेनियम +3 आपका कलर्ड है। सही है। तो डिटेल में जो कलर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे कि कलर आता क्यों है, टाइप ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर। टाइप ऑफ कलर जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो डीडी ट्रांजिशन, एक दूसरा होता है आपके पास चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो कि होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। डिटेल में हम लोग उसको कलर थ्योरी में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। सही है। तो ये आपके पास हो गया कलर। उसके बाद हम बात करने वाले फोर्थ की, क्या होगा कि आखिरकार जो ट्रांजिशन मेटल है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते क्यों हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिरकार देखें तो सही कि ये बनाना पसंद क्यों करते हैं, क्या ही इनकी मजबूरी है या क्या इनके पास ऐसी चीज अवेलेबल है जिसके कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। तीन चीजें इनके पास अवेलेबल है। पहली क्या है, पहला तो इनके पास है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड इनके पास होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। और तीसरी जो इनमें खास प्रॉपर्टी है दैट इज हाई आयनिक चार्ज, हाई आयनिक चार्ज। तो यही तीन पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। क्या, एक तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अभी मैं आपको बताया, मैंगनीज तो +7 तक दिखा देता है, क्रोमियम +6 तक दिखा देता है, ऑस्मियम और रोडियम तो +8 तक जाते हैं। दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास 4d होता है। अगर मैं 3d सीरीज की बात करता हूं तो उनके पास 4d वेकेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेशन करा सकते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। और तीसरा होता है हाई आयनिक चार्ज, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल आपने काफी सारे सुने ही होंगे, पूरा चैप्टर इस पे होता है। K4FeCN6 हो गया, K4FeCN6 है, ये आपका K3FeCN6 है, ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आयरन यहां पे हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। मतलब इस टॉपिक को तो पूरा ही एक चैप्टर बना दिया एनसीईआरटी में, विच इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरे उस चैप्टर में इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम काफी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, वीबीटी, सीएफटी और काफी वर्नर थ्योरी। तो डिटेल में हम लोग वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। सही है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगली अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नंबर 5 है। नंबर 5 आपके पास क्या होगा, ये लिख देता हूं। नंबर 5 जो होने वाला है दैट इज बेसिकली जो आपके जितने भी ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये इन जनरल कैटालिटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब इनका कैटालिटिक बिहेवियर, कैटालिटिक बिहेवियर। अब रीजन ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल बेसिकली कैटालिटिक बिहेवियर शो क्यों करता है, क्या कारण पड़ी है, क्या जरूरत है कैटालिटिक बिहेवियर शो करने की। तो यहां भी तीन पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी ट्रांजिशन मेटल आपका कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, वही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंड इनके पास जो प्रॉपर्टी है, इनके पास होता है हाई सरफेस एरिया। क्या होता है, हाई सरफेस एरिया।
और जो तीसरी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं दैट इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्या? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो इन सभी प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो बेसिकली आपका कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो टेंडेंसी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, दूसरा क्या है उनका सरफेस एरिया काफी हाई है। आपको पता होगा कैटलिस्ट जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और ये कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं। आप खुद ही बताओ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। आपने पढ़ा है सरफेस भी, आपने पढ़ा सरफेस केमिस्ट्री, तो वहां पे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा उतनी कैटालिटिक एक्टिविटी अच्छी होगी। अब क्योंकि इनका सरफेस एरिया हाई है जिसकी वजह से कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। सही है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखवाऊंगा तो जल्दी से आप इन चीजों को पहले तो नोट डाउन कर लें, उसके बाद कैटालिटिक बिहेवियर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छापे इनको। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि कैटालिटिक बिहेवियर को शो करते हैं। आइए एक बार बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा V2O5। याद करो पी ब्लॉक के अंदर V2O5 हमने पढ़ा था, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज होता था। V2O5 क्या करता था? अरे याद करो क्या करता था? SO2 को कन्वर्ट कर देता था इनटू SO3। SO2 प्लस O2 को कन्वर्ट करता था इनटू SO3, जिसमें हमने कहा था कि ये बेसिकली रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल नेचर की हुआ करती थी, रिवर्सिबल नेचर की थी, और इसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए हम लोग यहां पे यूज किया करते थे किसका? हम लोग यहां पे यूज किया करते थे हाई प्रेशर का। डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो ये कैटलिस्ट आपका वहां पे यूज होता था V2O5। दूसरा जो कैटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं किसका? निकल का। निकल का यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की जब हम लोग बात करते हैं वहां पे आपका निकल का यूज किया जाता है। बेसिकली निकल क्या है? मेटल है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है, उस सरफेस के ऊपर H2 पहले एड्सॉर्ब होता है। इधर देखो ये आपका सरफेस है, ये सरफेस हो गया, इस पे पहले आपका एड्सॉर्ब होता है, कौन आके? निकल आपका एड्सॉर्ब हो जाता है। जैसे ही निकल का सरफेस है उस पे आ गया आपका हाइड्रोजन, यहां आ गया हाइड्रोजन, और इसी हाइड्रोजन के ऊपर आपकी आ जाती है एल्कीन। हमने पढ़ा है एल्कीन के अंदर, अगर आपकी एल्कीन है इसके अंदर अगर आप H2 निकल डालते हो तो यहां से क्या बनता है? एल्केन बनता है। मतलब दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड से ऐड हो जाते हैं। So this is also an example of catalytic property of the transition metal. थर्ड प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो आपने काफी सुना होगा हेबर्स प्रोसेस के बारे में। हेबर्स प्रोसेस में आपने सुना है आयरन ऑक्साइड का रोल। जब हम लोग N2 प्लस H2 की रिएक्शन कराने जाते हैं टू गिव अमोनिया, जब यहां से अमोनिया लिबरेट होती है तो इन जनरल यहां पे टेम्परेचर आपका कितना रहता है? 200 केल्विन, और प्रेशर रहता है आपका 700 बार, इसके आसपास रहता है। तो यहां पे जनरली हम लोग यूज करते हैं Fe ऑक्साइड का अलोंग विद K2O एंड Al2O3। हमने पढ़ा है हेबर्स प्रोसेस, जहां पे अमोनिया आपके सिंथेसाइज होती है तो वहां पे आयरन ऑक्साइड का आपका यूज होता है। और यूज आपको बताता हूं, देखो और आप लोगों ने यूज पढ़ा है किसमें? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या पढ़ा है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कहां पढ़ा था जी? ये पढ़ा था हमने पॉलीमर चैप्टर में। ऑर्गेनिक का जो पॉलीमर चैप्टर होता है वहां पे यूज किया जाता है क्या? TiCl4 प्लस AlEt3, मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का वहां पे यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू पॉलीमराइज द एल्कीन। मतलब एल्कीन को या आपके पास जो सिंपल आपके पास इथीन होती है उसको जब पॉलीमराइज किया जाता है, उसको जब कन्वर्ट किया जाता है पॉलीथीन में, तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है जहां पे आपका ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो और आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में जब हम लोग रिएजेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पे हमने पढ़ा है प्लेटिनम डाइऑक्साइड P2O2, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट, वहां पे इसका यूज होता है। और आपने कहां पढ़ा है? और आपने पढ़ा है इसको विल्किंसन कैटलिस्ट में RHPPH3 थ्राइस Cl, दिस इज द विल्किंसन कैटलिस्ट, जहां पे आपका यूज होता है क्या?
विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ये सभी वो एग्जांपल हैं जहां पे आपका ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। सो दिस इज द विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। हाइड्रोजनेशन में इसको यूज करते हैं और आपका निकल या पैलेडियम को भी हम लोग कहीं पे यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आपका ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। सही है, बड़े आगे चलिए। अगला जो हमें पार्ट स्टडी करना है दैट इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अगर मैं बात करता हूं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो इंटरस्टिशियल, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखिए। सपोज करो मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल है जिसका एक लैटिस मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका एक लैटिस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे कुछ एटम्स के बीच में अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है एटम्स के बीच में। ये रहा मेरे पास अरेंजमेंट एटम्स का, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अब यहां पे आप देख पा रहे हो जो ये साइट यहां पे आपको नजर आ रही है, जो ग्रीन साइट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली वेकेंट। ये एक वेकेंट साइट है, ये वेकेंट साइट है। देखो कितनी सारी वेकेंट साइट नजर आ रही है। तो इस साइट को हम लोग नाम देते हैं किसका, इंटरस्टिशियल साइट का, इंटरस्टिशियल साइट्स का। अब जो ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं कि उनके जितने भी लैटिस होते हैं, जितने भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनके अंदर ये इंटरस्टिशियल साइट काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कंपाउंड है, मतलब कौन से छोटे कंपाउंड, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे आपके पास, उनका साइज छोटा होगा और वो इस इंटरस्टिशियल साइट में जाके फिट हो जाते हैं। और जैसे ही इस इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाएंगे, एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब दिमाग में सवाल आएगा, व्हाट इज दिस नॉन स्टोशियोमेट्रिक? नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड वो हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट ना हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो जैसे TiH6, TiH1.7, कभी आपने सुना है क्या TiH1.7 या TI6? ये दोनों ऐसे कंपाउंड है, ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जहां पे आपकी स्टोकियोमेट्री पूरी कंप्लीट नहीं है। दीज आर बेसिकली नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर। कभी H1.7 सुना है क्या? कभी नहीं सुना। सो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। अब जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं, पहली बात तो ये ना तो कंप्लीटली आयनिक होते हैं, ना कंप्लीटली कोवलेंट होते हैं, तो ये डिफरेंट तरीके के कंपाउंड है, इसलिए हमने इनको कैटेगराइज किया है इनटू द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो बेसिकली दे आर नॉट आयनिक, they are not covalent, they are strictly the interstitial compound। और इनसे जो बनने वाले कंपाउंड है उनको हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। मतलब एक तो इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आपके पास एक मेटल है, एक एटम है जो कि हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन है, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके नॉन स्टोशियोमेट्रिक कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज TiC या फिर TiH1.7, जिसकी वजह से यहां पे बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या कि किस तरीके से ट्रांजिशन मेटल आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं? सही है। अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, अपनी अगली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विच इज द एलॉय फॉर्मेशन। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इस टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स पे, जिसमें हमने उनको वॉइड्स का नाम भी दिया था, उन वॉइड्स के अंदर कुछ स्मॉल एलिमेंट्स आके इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से जो पूरा आपके पास क्रिस्टल सिस्टम होता है उसकी एक तो हार्डनेस बढ़ती है और सेकंड उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाती है। सही है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एलॉय फॉर्मेशन। और एलॉय आप अच्छी तरह से जानते हैं। सपोज करो, एक बार बोर्ड पे देखिएगा, सपोज करो आपके पास कोई मेटल है, कोई एक मेटल है M और एक दूसरा मेटल है M। अगर इस मेटल के अंदर कुछ एटम्स इन्वॉल्व हैं और इस भी मेटल के अंदर कुछ एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर ये अपने एटम्स को इंटरचेंज कर ले या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर ले, क्या बोला, अगर ये अपने एटम्स को इंटरचेंज कर ले या फिर अपने एटम्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तो उसकी वजह से एक एलॉय का फॉर्मेशन होता है। मतलब आप सभी ने खिचड़ी खाई होगी, तो खिचड़ी बेसिकली क्या है, कुछ एटम्स का इंटरमिक्स है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो, अब बात इस बात पे डिपेंड करती है कि जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे एटम्स का हो रहा है,
क्या ये सर सभी एटम्स के साथ होगा क्या? ऐसा नहीं है। सभी एटम्स के साथ इस तरीके का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे एलॉय उन्हीं दो एटम्स या उन्हीं दो मेटल्स के बीच में आप बना सकते हो जिनके एटॉमिक साइज का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिनके एटॉमिक साइज का डिफरेंस 15% से कम हो। क्या लिख दिया मैंने? एटॉमिक साइज का डिफरेंस शुड बी लेस देन 15%। अगर 15% से लेस है एटॉमिक साइज का डिफरेंस, तब जाके हम लोग चर्चा करते हैं एलॉय बनाने की, या एलॉय बनाने की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप लोगों ने अपने घर में ब्रास तो देखा ही है। एक ब्रास होता है जी, एक ब्रोंज होता है। क्या होता है? ब्रास होता है, एक ब्रोंज होता है। ब्रास बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कॉपर प्लस जिंक का, और ब्रॉन्ज कॉम्बिनेशन होता है कॉपर प्लस टिन का। किसका? कॉपर प्लस टिन का और कॉपर प्लस ब्रास। देखो कॉपर और जो जिंक है, कॉपर आपका ट्रांजिशन मेटल है, जिंक आपका सूडो ट्रांजिशन मेटल है या नॉन ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हैं। सो इन दोनों का जो एलॉय होता है, इन दोनों के बीच में जब एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हमारे पास ब्रास बनता है, विच इज एन एलॉय। और ब्रोंज की अगर मैं बात करूं तो एक कॉपर है और एक टिन है। दोनों के एटम्स जब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब जाके आपके पास फॉर्म होता है क्या? ब्रॉन्ज फॉर्म होता है। सो ये दोनों आपके एग्जांपल है किसके? एलॉयज के। अब आपने एक पढ़ा होगा एमलगम के बारे में। जनरली जब मरकरी को हम लोग यूज करते हैं, मरकरी का जब हम लोग यूज करते हैं किसमें? किसी एटम के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब जाके आपके पास मरकरी बनता है। और मरकरी के एलॉयज को जनरली हम लोग नाम देते हैं एमलगम्स का। किसका? एमलगम का। एक आपको उदाहरण देता हूं। देखो आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा है क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो वहां पे हम लोग जिंक का एमलगम यूज करते हैं। किसका? ZnHgHCl का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। बेसिकली ZnHg क्या है? आपके पास एक जिंक का एमलगम है। और ध्यान रखिएगा प्लेटिनम और आयरन ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि कभी भी आपका एमलगम फॉर्म नहीं करते। क्या? प्लेटिनम और आयरन। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या? तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? स्टार्ट हमने किया ऑक्सीडेशन स्टेट से, जिसमें मैंने आपको कहा कि पहली बात तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे कारण क्या है। तो रीजन क्या निकल के आया चंपू? रीजन निकल के आया कि N-1D और NS सबशेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे देखा जाता है। पहला रीजन तो ये था। उसके बाद हमने स्टडी किया कि आखिरकार जो मैंगनीज और क्रोमियम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्यों पहुंचते हैं। रीजन क्या था? उनका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ या उनका कॉम्बिनेशन आयरन के साथ जब किया जाता है तब जाके आपको मिलते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने वाले कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमने स्टडी किया मैग्नेटिक नेचर के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा डायमैग्नेटिक क्या है जी, आपके पास पैरामैग्नेटिक क्या है। पैरामैग्नेटिक में भी हमने दो कैटेगरीज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला हमने देखा n×n+2 का रूट बोर मैग्नेटॉन। इसके बाद कलर्ड कंपाउंड्स की बात की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, और लेक्चर का हम लोग एंड कर रहे थे एलॉय फॉर्मेशन के साथ। सही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, जो कि मेजॉरिटी होने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड पोटेशियम परमैंगनेट विच इज द KMnO4। और उस लेक्चर को देख के आपको जो KMnO4 है उसकी सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगी। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन वहां पे आता है कि KMnO4 में जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल है विच इज द मैंगनीज, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D3S या sp3। बखूबी चर्चा करेंगे इसके ऊपर पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। सही है। सो आई होप कि आपने सभी पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को भी आपने नोट डाउन किया होगा। क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर आप कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन रखते हैं, कॉन्टिन्यूस लेक्चर को आप देख रहे हैं, आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इन्हीं नोट्स की आगे चल के आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्म करने हैं जो कि रिवीजन के लिए आपका काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।